बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अल्कोहलों की कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रियाएं पढ़ ली थी और आज हम लोग फिनोलों की अभिक्रियाएं और कुछ औद्योगिक महत्व के अल्कोहलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए फिनोल की अभिक्रियाएं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फिनोल की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले फिनोल की मुख्य अभिक्रियाएं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखिए बच्चों, इसे एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, फिनोल एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इनमें बेंजीन वलय पर जुड़ा OH समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन रागी को वलय के ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये होता है फिनोल। ये क्या है? फिनोल है। ये क्या है? हमारा फिनोल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, फिनोल में बेंजीन वलय से OH समूह जुड़ा रहता है। भाई ये जो बेंजीन वलय है, इससे OH समूह जुड़ा होता है और जो ये OH समूह है, इसका +M प्रभाव होता है। ये कैसा प्रभाव प्रदर्शित करता है? +M प्रभाव प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये OH समूह होता है, देखिए जो ये OH समूह होता है, ये सक्रियणकारी होता है और सक्रियणकारी समूह के साथ साथ ये ऑर्थो पैरा निर्देशक कार्य भी होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि ये आने वाले इलेक्ट्रॉन रागी को या आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे निर्दिष्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि OH समूह सक्रियणकारी के साथ साथ ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। ठीक है, चलें आगे। तो देखिए, फिनोल की सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए बच्चों, आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई जो फिनोल होता है उसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। तो अब हम कुछ अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। पहली अभिक्रिया है नाइट्रोकरण। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोकरण या इसे नाइट्रीकरण भी कहा जाता है। तो देखिए, फिनोल निम्न ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एवं पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण करती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि जो फिनोल है वो निम्न ताप पर तनु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, तनु HNO3 यानी तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनोल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया देखिए, ये क्या है? फिनोल है। ये क्या है? फिनोल है। फिनोल की अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो क्या होगा? एक तो बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल। यानी यहाँ पे एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में NO2+ यानी नाइट्रोनियम आयन, जो ये नाइट्रोनियम आयन है, ये नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी की तरह या इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और ये नाइट्रोनियम आयन ही फिनोल के, देखिए ये जो नाइट्रोनियम आयन है, ये नाइट्रोनियम आयन ही फिनोल के या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे क्या करता है? आक्रमण करता है। यानी कहने का मतलब है ऑर्थो या पैरा पे आके जुड़ जाता है, जिससे ऑर्थो पे जुड़ने से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा पे जुड़ने से पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको ये अभिक्रिया समझ में आई कि यहाँ पे क्या बनता है? नाइट्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है या नाइट्रोनियम आयन का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, ऑर्थो तथा पैरा समावयवियों को वाष्पीय आसवन विधि द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो ऑर्थो और पैरा समावयवी होते हैं, उन्हें वाष्पीय आसवन विधि के द्वारा क्या कर लिया जाता है? पृथक कर लिया जाता है। आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भाप द्वारा वाष्पित होती है। देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है उसमें आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, देखिए बच्चों, आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहा जाता है।
तो देखिए बच्चों, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसमें आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। देखिए आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का मतलब है कि एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध है, यानी कोई एक अणु है और उस एक अणु के ही किसी दो समूहों के बीच में अगर हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है उसे कहा जाता है आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, और इंग्लिश में कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भाप द्वारा क्या हो जाती है, वाष्पित होती है। ठीक है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल कम वाष्पशील होती है। और देखिए जो पैरा नाइट्रोफिनोल होती है वो कम वाष्पशील होती है क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध विद्यमान होता है। तो देखिए बच्चों क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल में पाया जाता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध को कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर। देखिए बच्चों इससे कहा जाता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कहने का मतलब है कि जब दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, यानी कहने का मतलब है कि दो अलग अलग अणु हैं और उनके बीच में जब हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उन्हें कहा जाता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो देखिए जिससे क्या होता है, जिससे पैरा नाइट्रोफिनोल के जो अणु होते हैं वो संगुणित हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में तो पाया जाता है आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और पैरा नाइट्रोफिनोल में पाया जाता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों यहाँ से इसे समझने की कोशिश कीजिए, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की। देखिए ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और इसमें आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जो OH समूह है, OH समूह के हाइड्रोजन और जो NO2 समूह है उसके ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में देखिए ये जो डॉट डॉट करके आपको दिखाया गया है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है। ये क्या है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर पैरा नाइट्रोफिनोल की हम लोग बात करें तो पैरा नाइट्रोफिनोल में देखिए दो अलग अलग अणु हैं, एक तो पैरा नाइट्रोफिनोल का ये अणु और एक पैरा नाइट्रोफिनोल का ये अणु, यानी इन दोनों अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और इसे कहते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो देखिए बच्चों ये जो बन रहा है ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है, इसमें क्या होता है, जो एक हमारा पैरा नाइट्रोफिनोल है उसके नाइट्रो समूह के ऑक्सीजन और दूसरा जो पैरा नाइट्रोफिनोल है उसके OH समूह के हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ये क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में तो पाया जाता है आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल में पाया जाता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चले आगे, आगे देखिए। अब देखिए फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों अगर फिनोल की अभिक्रिया हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवा रहे हैं, यानी अब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में, तो देखिए क्या बनता है, हमारा बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो देखिए फिनोल की 2 नंबर की पोजीशन पे, 4 नंबर की पोजीशन पे और 6 नंबर की पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ जाता है और इस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को एक और नाम दिया जाता है पिक्रिक अम्ल। देखिए इसे एक और नाम दिया गया है पिक्रिक अम्ल। और देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये पिक्रिक अम्ल होता है ये बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे बेंजीन वाले पे 3 NO2 समूह जुड़े हुए हैं, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हैं और इस कारण से क्या होता है, ये H+ आसानी से निकल जाता है और पिक्रिक अम्ल क्या करता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, चले आगे। अब दूसरी अभिक्रिया देखिए हैलोजनन। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हैलोजनन को हैलोजनीकरण भी कहा जाता है। तो देखिए फिनोल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों फिनोल की ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो देखिए पहली परिस्थिति क्या है, जब CHCl3 अथवा CS2 जैसे
कम ध्रुवीय विलायकों में निम्न ताप पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ करवा रहे हैं CS2 की उपस्थिति में, और देखिए ताप भी बहुत कम है 273 केल्विन पे। तो एक तो हमें मिलता है यहाँ पे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। देखिए बच्चों ये क्या है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल है और ये है पैराब्रोमोफिनॉल, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये तो अल्प मात्रा में बनता है और ये बनता है मुख्य मात्रा में, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तो अल्प उत्पाद है, ये मुख्य उत्पाद है। और देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। देखिए ये फिनोल है, देखिए बच्चों ये क्या है, फिनोल है। अब देखिए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि समझिए। जब इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं Br2 के साथ में, Br2 के साथ में हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से ये Br- अलग हो जाता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया, ठीक है। ये दो ही लोन पेयर रह गए। यहाँ पे इसके पास में H है, भाई इसके पास में H जुड़ा हुआ है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ से ये जो Br है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, यानी Br- यहाँ पे क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगी, यानी ये इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये वापस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये जो H+ निकलेगा ये H+ Br- से क्रिया करके बना लेगा HBr। क्या बना लेगा, HBr बना लेगा। और ये देखिए ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो गया, हेलोजिनेशन हो गया। ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन आके क्या हो गई, जुड़ गई, ठीक है, ये उत्पाद बन गए। तो इस तरीके से सभी क्रिया की क्या होती है, क्रियाविधि होती है। तो आपने देखा यहाँ पे, भाई यहाँ पे जो Br+ आयन है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो Br+ आयन है, ये Br+ आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है। देखिए इसकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो ऑर्थो तथा पैरा दोनों पे ही होती है। और देखिए ऑर्थो पे प्रतिस्थापन के द्वारा तो बनता है ये ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और पैरा पे प्रतिस्थापन के द्वारा बनता है पैराब्रोमोफिनॉल, और इस तरीके से हमें मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होती है, ठीक है। आई अभिक्रिया समझ में, चलिए आगे देखिए। बेंजीन का सामान्य हैलोजनन FeBr3 जैसे लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है, जो कि हैलोजन अणु को ध्रुवित कर देता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के हैलोजनन में हम लोग FeBr3 यानी कोई भी लुईस अम्ल है वो हम लोग काम में लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बेंजीन के सामान्य हैलोजनन में FeBr3 जैसे लुईस अम्ल उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि इससे हैलोजन अणु क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हैलोजन अणु को क्या कर देते हैं, ध्रुवित कर देते हैं। जबकि देखिए फिनोल में क्या होता है, भाई फिनोल की अभिक्रिया में ब्रोमीन का ध्रुवण लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में भी संभव होता है। तो देखिए बच्चों क्या है कि अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल की अभिक्रिया जब हम लोग ब्रोमीन से करवाते हैं या किसी हैलोजन से करवाते हैं तो यहाँ पे जो ध्रुवण होता है वो लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में भी हो जाता है, और इसका कारण है OH समूह का उच्च सक्रियण प्रभाव, ठीक है। आया समझ में, चलिए आगे देखिए। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाने पर, देखिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, अब हम फिनोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं ब्रोमीन जल के साथ और हमें प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। तो देखिए ये क्या है, फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया करवाई जा रही है ब्रोमीन जल के साथ में और ये बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इसका क्या होता है, निर्माण होता है, यानी इसके श्वेत अवक्षेप का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगली अभिक्रिया देखिए, कोल्बे अभिक्रिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम फिनोलों की अगली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, कोल्बे अभिक्रिया। तो देखिए फिनोल की
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर फिनोक्साइड प्राप्त होती है, जो CO2 के साथ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल उत्पाद के रूप में बनता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो जैसे ही फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होगी? फिनोक्साइड प्राप्त होगी। और अब जो ये फिनोक्साइड है उसकी CO2 के साथ में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करवाई जाती है, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए अभिक्रिया को, देखिए बच्चों, फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया सबसे पहले NaOH के साथ करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं। लीजिए भई, ये क्या बन गया? फिनोक्साइड आयन बन गया। और अब इस फिनोक्साइड की अभिक्रिया पहले तो हम करवाएंगे CO2 के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और फिर H+ के साथ में, ठीक है, यानी अम्ल की उपस्थिति में फिर अभिक्रिया होगी। और देखिए ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए बच्चों, इसे और क्या कहा जाता है? सैलिसिलिक अम्ल। तो देखिए एक बार इसकी क्रियाविधि समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, होता क्या है? ये क्या है? फिनोल है, ये फिनोल है। अब देखिए फिनोल की अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या होगा यहाँ पे? ये OH और ये H जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। भाई जल के रूप में बाहर निकल गए, और देखिए क्या बन गया? ये O- Na+, ठीक है। ये हमारे फिनोक्साइड आयन का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब इस फिनोक्साइड आयन की हम अभिक्रिया करवा रहे हैं सबसे पहले CO2 के साथ में। देखिए CO2, मैं CO2 बना रही हूँ, CO2 के साथ में हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन पे जो माइनस आवेश है वो इधर डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेगा। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस कार्बन पे आक्रमण करेंगे, और ये जो इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो देखिए क्या संरचना बनी। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। भाई ये क्रियाविधि आपको समझ में आएगी, तभी आपको पता लगेगा कि इन उत्पाद का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये जुड़ गया किससे? कार्बन से। डबल बॉन्ड O, ठीक है, आया समझ में। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। अब देखिए क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में बाहर निकलेगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोबारा ऑक्सीजन के पास में आ जाएंगे। तो देखिए आप लोग क्या बनेगा? देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये O पे आ गया माइनस, ठीक है, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड, और ये C+O, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है इसके पास Na+ फिर जुड़ जाएगा, आके जुड़ गया। अब देखिए, अब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं H+ के साथ में। अब जैसे ही H+ के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे भी H जुड़ जाएगा, और यहाँ पे भी Na+ की जगह H आके जुड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हो गया OH, ठीक है, OH हो गया, और यहाँ पे C+O, और यहाँ पे भी क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। और ये हमारा उत्पाद क्या बन गया? सैलिसिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? सैलिसिलिक अम्ल, जिसे दूसरा नाम क्या है इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। देखिए बच्चों, इसे और क्या कहा जाता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो देखिए आपको ये क्रियाविधि समझ में आई होगी कि किस तरीके से उत्पाद का निर्माण होता है। और देखिए बच्चों, ये जो क्रियाविधि है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस उत्पाद का निर्माण कैसे होता है, यानी किन किन स्टेप से होते हुए यहाँ पे उत्पाद बनता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अगली अभिक्रिया है राइमर टीमान अभिक्रिया। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए राइमर टीमान अभिक्रिया, देखिए फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाने पर ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह आ जाता है। इसे राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि राइमर टीमान अभिक्रिया में क्या होता है? फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है, और इससे होता क्या है? ऑर्थो स्थिति पर यह CHO समूह आके जुड़ जाता है। इसे कहा जाता है फॉर्मिल समूह, यानी ऑर्थो
ऑर्थो स्थिति पर फॉर्मिल समूह आके जुड़ जाता है, इसीलिए इसे राइमर टीमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में, ये मध्यवर्ती बना। ठीक है, और फिर देखिए लास्ट में ये उत्पाद सैलिसैल्डिहाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया, यानी ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह यानी फॉर्मिल समूह आके जुड़ गया। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, एक बार हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, होता क्या है इस अभिक्रिया में, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म और NaOH के बीच में अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना। क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, और NaOH हमें पता है ये टूटता है Na+ और OH- के रूप में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, जो NaOH का OH- है वो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकाल लेता है, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में निकलेगा। जब ये H+ के रूप में निकलेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा। ठीक है, यानी ये तो जल का अणु तो बाहर निकल गया, और देखिए यहाँ पे बन गया C। ठीक है, और C पे आ गया माइनस चार्ज, और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, बन गया, यानी कार्बन आयन का निर्माण हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, देखिए बच्चों, जो ये क्लोरीन है Cl- के रूप में एक क्लोरीन बाहर निकल जाती है, और इससे देखिए यहाँ पे एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है, कार्बीन। ठीक है, ये कार्बीन मध्यवर्ती बनता है। और ये जो कार्बीन बना है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, जो ये कार्बीन बना है, ये कार्बीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, और ये यहाँ पे ऑर्थो स्थिति पर यानी फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर जाके ये क्या करता है, आक्रमण करता है। तो देखिए बच्चों, समझिए अब क्या होगा, ये फिनोल है। देखिए बच्चों, ये फिनोल है। ठीक है, अब जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में हो रही है, हमें पता है NaOH की उपस्थिति में हो रही है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ये H+ हटता है और हमारे फिनोक्साइड का निर्माण होता है, O- Na+, इस तरीके से फिनोक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, ये इलेक्ट्रॉन इधर डबल बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, आ गए पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगी। देखिए जो हमारी कार्बीन है, ये कार्बीन यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि पाई बंध के इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे इस कार्बन पे आक्रमण कर रहा है, यानी जुड़ रहा है कार्बन से, हम ये भी कह सकते हैं। और देखिए क्या बनता है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, ये बन गया C, अब C पे माइनस आ गया, Cl, इससे भी Cl जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड O, और ये बन गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, और H+ के रूप में निकलेगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास आ गए। ठीक है, तो ये जब H+ के रूप में निकलेगा तो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्या बना, देखिए ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ये O वापस O- Na+। ठीक है, और ये देखिए ये बन गया CH, भाई इस कार्बन से H जुड़ गया, और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 Cl। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये जो दोनों क्लोरीन है, इन दोनों क्लोरीन का OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे O- Na+, ठीक है, और ये CH, इस पे OH, और ये कार्बन पे भी OH। ठीक है, और अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए बच्चों, ये जो जल का अणु है, ये दोनों OH जुड़े हुए हैं, तो ये OH और ये H, इस तरीके से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। और देखिए ऑर्थो स्थिति पे, देखिए बच्चों O- Na+, ऑर्थो स्थिति पर क्या हो जाएगा, CHO समूह जुड़ जाएगा आके, ये CHO समूह का निर्माण हो गया ऑर्थो स्थिति पे। ठीक है, और बाद में देखिए यहाँ पे H आके जुड़ जाएगी, तो ये OH और ये CHO। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारे सैलिसैल्डिहाइड का क्या हो गया, निर्माण हो गया, यानी ऑर्थो स्थिति पर कौन आके जुड़ गया, फॉर्मिल समूह आके जुड़ गया। ठीक है, तो देखिए ये क्रियाविधि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इससे क्रियाविधि से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस उत्पाद का निर्माण कैसे होता है। और देखिए बच्चों, जब यहाँ पे कार्बीन का, देखिए जब यहाँ पे कार्बीन का ये फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे आक्रमण होता है, तो यहाँ पे एक मध्यवर्ती बनता है। देखिए ये मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, और इस मध्यवर्ती से आगे फर्दर हमारे उत्पाद का निर्माण हो जाता है। चलें आगे, चलिए
देखिए इस अभिक्रिया में पहले प्रतिस्थापित बेंजील क्लोराइड बनता है। देखिए बच्चों, इसे कहा जाता है प्रतिस्थापित बेंजील क्लोराइड, इस मध्यवर्ती को, ठीक है, बनता है जो एक मध्यवर्ती है। यह क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। और देखिए ये जो मध्यवर्ती है ये क्षार की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या बनाता है, सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए फिनोल की यशद रज के साथ अभिक्रिया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिनोल की यशद रज के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखिए फिनोल की अभिक्रिया यशद रज के साथ करवाने पर बेंजीन का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया यशद रज के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, जिंक के साथ करवा रहे हैं। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फिनोल की कार्बन ऑक्सीजन बंध विदलन की अभिक्रिया है। भाई अगर इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो इसमें फिनोल के कार्बन और ऑक्सीजन बंध का क्या हो रहा है, ये विदलन हो रहा है। और देखिए ZNO बन रहा है और साथ में बेंजीन का क्या हो रहा है, निर्माण। ठीक है, चले आगे। अब देखिए अगली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। तो देखिए फिनोल का क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर संयुग्मित डाइकीटोन बेंजोक्विनोन बनता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फिनोल है, फिनोल का हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, क्रोमिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर ये देखिए हमारे बेंजोक्विनोन का हो गया निर्माण। ये बेंजोक्विनोन है और बेंजोक्विनोन क्या होती है, संयुग्मित डाइकीटोन होती है ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वायु की उपस्थिति में फिनोल धीरे धीरे गहरे रंग के क्विनोनों के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में जो फिनोल होती है वो धीरे धीरे गहरे रंग के जो क्विनोन होते हैं उनके मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आप लोगों को फिनोलों की अभिक्रिया समझ में आई होगी। अब हम कुछ औद्योगिक महत्व के अल्कोहल पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक महत्व के कुछ अल्कोहल। देखिए बच्चों जिसमें पहला है मेथेनॉल। देखिए मेथेनॉल को CH3OH ये मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है। तो देखिए मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। इसे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट भी कहा जाता है। इसे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं। वर्तमान में अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप एवं दाब पर ZNO Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन द्वारा किया जाता है। तो देखिए मुझे ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जो मेथेनॉल का उत्पादन किया जाता है वो उच्च ताप व दाब पर ZNO और Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अभिक्रिया देखिए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2S2 यानी इसका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। ये देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये देखिए 200 से 300 एटमॉस्फेयर यानी ये दाब है और 573 से 673 केल्विन ताप है। तो लीजिए भाई मेथेनॉल का निर्माण हो गया। क्लियर है, चलिए आगे। मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। यह अत्यंत विषैली प्रकृति की होती है। इसकी अधिक मात्रा से मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखिए, इसका उपयोग पेंट वार्निश के लिए विलायक के रूप में तथा फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए एथेनॉल। देखिए दूसरा जो औद्योगिक महत्व का हमारा अल्कोहल है वो है एथेनॉल C2H5OH। तो देखिए एथेनॉल को औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए बच्चों किण्वन जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो देखिए अगर औद्योगिक स्तर पर एथेनॉल बनाया जाता है तो किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करना एक पुरानी विधि है। मोलेसेज यानी शीरे, गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जिनका कि दोनों का आणविक सूत्र क्या होता है C6H12O6। देखिए बच्चों ध्यान देना भाई C6H12O6 ये दोनों का आणविक सूत्र होता है। यानी कहने का मतलब है ग्लूकोज का आणविक सूत्र भी ये होता है और फ्रक्टोज का आणविक सूत्र भी यही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी संरचना बनाएं तो संरचना अलग अलग होती है। आगे देखिए तो होता क्या है, इन्हें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर लिया जाता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को ईस्ट में
पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज द्वारा किण्वन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, C12H22O11, ठीक है, शर्करा है, शर्करा का जल अपघटन किया इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा, एक तो बन गया ग्लूकोज और एक क्या बन गया, फ्रक्टोज बन गया। तो आगे देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब जाइमेज एंजाइम के द्वारा अपघटन करते हैं तो हमारा एथेनॉल बन जाता है और ये CO2 निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। शराब बनाने के लिए अंगूर शर्करा, जिसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं, तथा ईस्ट का स्रोत होते हैं। जब अंगूर पक जाते हैं तो उनमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तथा उनकी ऊपरी सतह पर ईस्ट उत्पन्न हो जाती है। जब अंगूरों को कुचला जाता है तो शर्करा एवं एंजाइम संपर्क में आते हैं तथा किण्वन क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किण्वन अवायवीय स्थितियों यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होता है। किण्वन में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि जो किण्वन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निर्मुक्त होती है। यदि किण्वन मिश्रण में वायु आ जाती है तो वायु की ऑक्सीजन एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है कि यदि किण्वन मिश्रण में, भाई जो किण्वन मिश्रण होता है उसमें अगर वायु आ जाती है तो वायु क्या करती है, भाई वायु की जो ऑक्सीजन है वो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है, जिससे अल्कोहलिक पेय का स्वाद नष्ट हो जाता है, यानी जिससे जो अल्कोहलिक पेय है उसका स्वाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एथेनॉल एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो एथेनॉल है वो एक रंगहीन द्रव होता है और जिसका क्वथनांक क्या होता है, 351 केल्विन। ठीक है, यह पेंट उद्योग में विलायक के रूप में तथा कार्बन के अनेक यौगिकों के विरचन में प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पेंट उद्योग में विलायक के रूप में तथा कार्बन के अनेक यौगिकों के विरचन में किया जाता है इसका उपयोग। औद्योगिक अल्कोहल, जिसे सामान्य रूप से एथेनॉल कहते हैं, को कुछ कॉपर सल्फेट यानी रंग प्रदान करने के लिए एवं पिरिडीन यानी दुर्गंध युक्त तरल मिलाकर पीने के अयोग्य बना दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है, भाई औद्योगिक लेवल पर जो अल्कोहल है, जिसे सामान्य भाषा में एथेनॉल कहा जाता है, उसे कॉपर सल्फेट मिलाकर तो रंग प्रदान किया जाता है और पिरिडीन मिलाकर उसमें थोड़ी सी गंध या हम बोल सकते हैं दुर्गंध पैदा की जाती है ताकि वो पीने के अयोग्य हो जाए। आगे देखिए, और इस प्रक्रम को अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अल्कोहल का विकृतीकरण। आगे देखिए, आजकल एथेनॉल की अधिक मात्रा एथीन के जलयोजन द्वारा प्राप्त की जाती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि आजकल जो एथेनॉल की मात्रा प्राप्त की जाती है उसे एथीन के जलयोजन के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आया समझ में आपको ये। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा फिनोल की अभिक्रियाओं के बारे में और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ औद्योगिक महत्व के अल्कोहलों पे भी आज चर्चा की। ठीक है, और ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ईथर के विरचन की विधियाँ, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।